नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर आपका कल की क्लास में से कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे जहां पर कल हमने छोड़ा था उसके आगे। ठीक है, और साथ ही साथ आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, एक चीज आपको और ये याद रखनी है कि अगर इस चैप्टर की हम बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एग्जाम में, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज है। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर पूरे ही सब्जेक्ट में आपको क्या पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कौन सा रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ठीक है, कहाँ पर यूज होता है, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा भी फिर आपको नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोग क्या कवर कर चुके थे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, एक कार्यशील द्रव है, ठीक है, जो हीट ट्रांसफर कराने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में इस लिक्विड को, ठीक है, इस फ्लूइड को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर रेफ्रिजरेंट की हम बात करें तो इन्हें 2 टाइप में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक बोले जाते हैं हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक हमारे बोले जाते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। अगर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हम बात करेंगे तो किसी सिस्टम को अगर हमें कूल करना है तो ये डायरेक्टली वहां पर कूलिंग पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, R11 की हम बात करें, R12 की हम बात करें, 22 की हम बात करें, 134 की हम बात करें, NH3CO2, ये सभी जो होते हैं आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जिन्हें पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल किया जाता है। ठीक है, और फिर ये जहां पर हमें कूलिंग करनी होती है वहां पर जाकर इनसे कूलिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है H2O, दैट इज वाटर, और ब्राइन। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हम कल कर चुके थे। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, आफ्टर दैट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, चलिए, फिर बच्चे इसके बाद मैंने आपको कराया था कि रेफ्रिजरेंट का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डेजिग्नेशन की हम लोगों ने फिर बात की थी। ठीक है, और डेजिग्नेशन में केस 1 मैंने आपको बताया था कि जब रेफ्रिजरेंट जो होता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको इस तरह से बताए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले थे आपके, आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको R11 बताया, R11 का फॉर्मूला निकालना आपको सबसे पहले बताया गया था। चलिए, तो 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली इसमें, आपको जो याद रखने होते हैं। RM-1, N+1P, N+P+Q इज इक्वल टू 2M+2, और तीसरा होता है CHFCl। ठीक है, MnPQ की वैल्यू हम निकालते हैं और इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये फॉर्मूले यूज किए तो हमने देखा कि R11 के लिए जो केमिकल फॉर्मूला निकल कर आता है ये आपका होता है CFCl3, यानी कि इसमें क्लोरीन के 3 एटम है। ठीक है, लास्ट में जो लिखा हुआ है Cl मतलब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। ठीक है, C कार्बन,
F क्लोरीन, Cl क्लोरीन, ठीक है। और क्लोरीन के यहाँ पर 3 एटम है, ठीक है। तो ये चीज भी मैं पहले ही लिख देता हूं कि C का मतलब यहाँ पर कार्बन है। चलिए, तो बच्चे हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ, ये निकल कर आता है CH F और Cl, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है। तो इस फॉर्मूले में मैं आपको बता देता हूँ, C का मतलब जो होता है, ये C होता है यहाँ पर कार्बन, ठीक है। C यहाँ पर कार्बन होता है। कार्बन सभी को पता होता है कि कार्बन क्या होगा। H जो लिखा हुआ है, इस H का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। इस H का यहाँ पर क्या मतलब है, ये है यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर F की हम बात करेंगे तो F यहाँ पर क्या है, ये है क्लोरीन। F यहाँ पर क्लोरीन है। और अगर Cl की हम बात करते हैं तो Cl यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। तो एक फॉर्मूला हमने निकाला, इसमें हमने CHFCl के टर्म्स में कुछ चीजें निकल कर आती हैं। T का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, का मतलब यहाँ पर होता है फ्लोरीन। और Cl का यहाँ पर मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है CFCl3, ठीक है, तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, ठीक है। क्लोरीन का भी यहाँ पर एक एटम है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ पर 3 एटम है, ठीक है। इसी तरह बच्चे फिर हम आगे चले, और आगे जाने पर हमने फिर R12 के लिए निकाला। R12 के लिए जो निकल कर आता है फॉर्मूला, CF2Cl2 निकल कर आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में भी कार्बन का एक एटम है, फ्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम है, और क्लोरीन के यहाँ पर 3 एटम है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने निकाला R22, ठीक है। R22 की अगर हम बात करेंगे तो R22 में कार्बन एक एटम, हाइड्रोजन का भी एक एटम है, ठीक है। क्लोरीन के 2 एटम है, और क्लोरीन का यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। और लास्ट में हमने निकाला था R134, ठीक है। R134 में हमने देखा कि यहाँ पर कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, और फ्लोरीन के यहाँ पर 4 एटम है, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पर 0 है, ठीक है। और यही इस रेफ्रिजरेंट के अंदर खासियत है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सारे रेफ्रिजरेंट लिखे हुए हैं, उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और उनमें कितना क्लोरीन प्रेजेंट है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देखोगे 3 क्लोरीन एटम, फिर 2 क्लोरीन एटम, फिर 1 क्लोरीन एटम, और लास्ट में आपका है 0 क्लोरीन एटम, ठीक है। तो बच्चे आपका जो R134 होता है, ठीक है, और जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं वो R134A करते हैं, ठीक है। अब R134 और R134A में क्या डिफरेंस है, अगर आपके दिमाग में ये आएगा, तो बच्चे आपने केमिस्ट्री में क्लास 9 से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा आइसोमर्स, ठीक है। यानी कि R134 और R134A का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो दोनों का ही डिफरेंट होगा, ठीक है। तो R134 और R134A क्या है, ये आइसोमर्स हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि R134 और R134A है क्या, तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ठीक है। R134 और R134A ये क्या है, ये आइसोमर्स हैं। ये आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या मैं बोलूं अरेंजमेंट जो होता है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। ये डिफरेंट होता है, ठीक है, ये अलग होता है। R134 और R134A हैं क्या, ये दोनों आइसोमर्स हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मूला R134A का भी क्या रहेगा, C2H2F4, ठीक है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, वो दोनों का ही डिफरेंट होगा। तो बच्चे जैसे कि R134A को जब आप देख रहे होगे, तो इसमें भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट नहीं है,
तो ऐसे रेफ्रिजरेंट क्या कहलाते हैं? ये रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इनमें से इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है। तो R134A या R134, इन दोनों में ही क्लोरीन एटम नहीं है, तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जिनमें क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता है ये कहलाते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, क्लोरीन तत्व की अनुपस्थिति के कारण इसे पर्यावरण हितैषी प्रशीतक कहते हैं। इट इज नोन एज इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लोरीन एटम, ठीक है, इसमें क्लोरीन एटम प्रेजेंट नहीं है, इसी कारण से इसे हम कहते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि क्लोरीन के ना होने पर हमने इसे कहा है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। अगर क्लोरीन होता तो उससे क्या दिक्कत आती है? भाई सीधा सा लॉजिक है कि जब क्लोरीन नहीं था तो हमने कहा कि ये बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, यह पर्यावरण को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसा क्या होता है क्लोरीन के होने से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो बच्चे आपने सुना होगा ओजोन लेयर, ठीक है, तो ओजोन लेयर जो होती है ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है यह कौन से स्फीयर में होती है? तो ओजोन लेयर जो प्रेजेंट होती है यह स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। और क्लोरीन एटम क्या करता है? क्लोरीन अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा, क्लोरीन अगर वातावरण में जाएगा तो यह ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ठीक है, इसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ओजोन लेयर को अगर नुकसान पहुंचेगा तो ये खत्म होने लगेगी और सन से जो रेज आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, ये इन्हें नहीं रोक पाएंगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा पृथ्वी पर आएगा और हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, ठीक है। तो R134A की हम बात कर रहे हैं। R134A में क्लोरीन एटम नहीं है, क्लोरीन एटम के ना होने के कारण इसे कहा जाता है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो आमतौर पर इस इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट में मौजूद क्लोरीन तत्व ओजोन परत पर हमला करता है जो समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। द क्लोरीन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट अटैक्स द ओजोन लेयर विच इज सिचुएटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है क्लोरीन एटम उस पर हमला कर देता है, ठीक है। यह ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणों को फिल्टर कर देती है। दिस ओजोन लेयर फिल्टर्स आउट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच वाज एमिटेड बाय द सन, ठीक है। यह क्लोरीन तत्व ओजोन परत की मोटाई को कम करता है, इसलिए हमें ऐसा रेफ्रिजरेंट का उपयोग करना पड़ता है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बाहर से साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो एक बार ये कम हो जाए। चलिए, तो क्लोरीन एटम जो होगा ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगी तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, ठीक है, ये इसे नहीं रोक पाएगा, ये रे सीधी अर्थ पर आएंगे जो कि हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है, ठीक है। तो R134 एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं, जैसे फ्लोरोकार्बन की हम बात करें, यानी कि जिसमें सिर्फ कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो और क्लोरीन कार्बन हो, ठीक है, यानी कि क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और जिस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होगा वो रेफ्रिजरेंट एक अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेफ्रिजरेंट जो होता है ये एटमॉस्फेयर में लीक करता है। जैसे बोला जाता है कि सिलेंडर की आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा इसकी गैस खत्म हो गई है तो ये गैस निकल कर कहाँ जाएगी? ये वातावरण में जाएगी और इसमें जो क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा ये सीधा ऊपर जाकर हमारी जो ओजोन लेयर है इसे डिप्लीट करेगा, इसका क्षरण करेगा, ठीक है, इसे नुकसान पहुंचाएगा। इससे अगर नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को नहीं रोक पाएगी, वो सीधा अर्थ की सरफेस पर आएंगी और हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि R134 में जो क्लोरीन एटम नहीं है, इस क्लोरीन एटम के ना होने के कारण इससे हमें क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या फायदे मिलते हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ तक एक बार देखिएगा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बिल्कुल R134 है, ठीक है। बाकी सब में आप देखोगे तो सभी में क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। जितनी ज्यादा क्लोरीन की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा खतरा पैदा करेगा। भाई जितना ज्यादा क्लोरीन रहेगा उतना ही ज्यादा खतरा रहेगा। तो जैसे जैसे क्लोरीन कम होता रहेगा ऐसी ऐसी उसके फायदे ज्यादा रहेंगे। इवन 134 में तो क्लोरीन एटम है ही नहीं, ठीक है, क्लोरीन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट। बिल्कुल ठीक है, ये आप देख सकते हो। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चे हमारे पास हैं 4 रेफ्रिजरेंट फिलहाल। R11 है, R12 है, R22 है, R134 है, ठीक है। और इन सभी के केमिकल फॉर्मूले आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि इनके केमिकल नेम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूले आपके सामने हैं और कभी कभी इनके केमिकल नेम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको IUPAC शायद एक ऐसा वर्ड होता है जो केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में जिस तरह से किसी केमिकल के जिस केमिकल के नेम लिखे जाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी इनका एक नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि किस तरह से इनके नेम लिखे जाते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है ये कौन सा है, ये हमारे पास है R11, ठीक है। सबसे पहला रेफ्रिजरेंट हमारे पास कौन सा है, ये है R11, ठीक है, R11। और R11 का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CFCl3, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे अगर इस फॉर्मूले की हम बात करेंगे CFCl3 की, ठीक है, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे इसे ट्राईक्लोरो, ठीक है, ट्राईक्लोरो। ट्राईक्लोरो ये तो याद होगा ना कि ट्राई के लिए केमिस्ट्री में अगर 3 है तो ट्राई लिखते हैं, अगर 4 है तो टेट्रा लिखते हैं, अगर 2 है तो डाई लिखते हैं, और अगर मोनो है तो 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक बार अलग से लिख कर दिखा देता हूं कि क्या होता है। अगर एक एटम है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनो, ठीक है। एक एटम के लिए एक एटम के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोनो। 2 एटम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई। एक एटम के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोनो। अगर एक एटम है तो इस एक एटम के लिए, ठीक है, एक एटम है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, मोनो, ठीक है। एक एटम के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोनो। अगर 2 एटम है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, ठीक है। 3 एटम अगर हैं तो 3 एटम के लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्राई, ठीक है। और अगर 4 एटम हैं, 4 एटम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। 4 एटम के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ये होता है टेट्रा, ठीक है। तो R11 को जब हम लोगों ने ध्यान से देखा, ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हमें दिखाई दिया CFCl3, ठीक है। 3 का मतलब हो गया ट्राई, और क्लोरीन के 3 है तो ट्राई क्लोरो। क्लोरीन का क्या है, एक है, तो मोनो लिखें या फ्लोरो लिखें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्राई क्लोरो, फ्लोरो, और C का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखिए अगर एक ही कार्बन है तो आपने सुना होगा ना मिथेन, मिथेन, ठीक है। मिथेन अगर एक कार्बन होता है मिथेन, ठीक है। अगर ज्यादा कार्बन होते हैं फिर इथेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी में एन आएगा, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो जहां पर कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होता है, ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं एन, और जहां पर डबल बॉन्डेड होता है वहां पर हम यूज करते हैं इन, ठीक है। तो ये चीज भी मैं लिख देता हूं
कि अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड है, अगर कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, एन। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्डेड है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन, जैसे मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी क्या है, ये हमें बताता है इनका जो लास्ट वर्ड है ये एन की सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, और अगर कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है, अगर कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, तो सबसे पहला ये अनसैचुरेटेड क्लास में चला जाता है। ठीक है, कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें हम वर्ड यूज करते हैं इन, जैसे मिथीन। ठीक है, इस तरह से मिथीन तो नहीं होगा, तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पर वर्ड आता है बाद में एन। ठीक है, और अगर डबल बॉन्डेड है तो यहाँ पर वर्ड आता है इन। ठीक है, चलिए, तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दिया कि 3 क्लोरीन के एटम है तो हमने इसे कहा ट्राइक्लोरो। ठीक है, एक फ्लोरीन है तो हमने इसे कहा फ्लोरो। ठीक है, और सिंगल कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन। ठीक है, तो ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन का नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा है R12CF2Cl2। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, R12, और R12 का जो केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे ये है CF2Cl2, CF2Cl2। चलिए एक बार अपने से लिखकर देखो कि इसका नाम आप किस तरह से लिख सकते हो। एक बार अपने से ट्राई करो नाम लिखने की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम क्या हो जाएगा। R12 केमिकल फॉर्मूला इज CF2Cl2। वेरी गुड। ठीक है, तो क्लोरीन के यहाँ पर है 2 एटम, तो हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। फ्लोरीन के भी 2 एटम है तो हम लिखेंगे डाइफ्लोरो, डाइफ्लोरो। ठीक है, क्लोरीन के 2 एटम हमने लिखा डाइक्लोरो, फ्लोरीन के भी 2 एटम तो हमने लिखा डाइफ्लोरो। ठीक है, और सी यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका R12। ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर बच्चे हम बात करेंगे R22CHF2Cl2। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे R22 एंड केमिकल फॉर्मूला इज CHF2Cl। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही सही नाम लिख पाते हैं। CHF2Cl, CHF2Cl। वेरी गुड। बिल्कुल सही, तो क्लोरीन का एक एटम है। ठीक है, तो मोनोक्लोरो। ठीक है, और फ्लोरीन के 2 एटम है डाईफ्लोरो। ठीक है, और साथ में क्या है, कार्बन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है,
तो मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो 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 डाईफ्लोरो डाईफ्लोरो, ठीक है, डाईफ्लोरो, और साथ में क्या हो जाएगा, मीथेन, क्योंकि कार्बन का एक एटम है, ठीक है, कार्बन का अगर एक एटम है, ठीक है, तो ये होगा, ये क्या होता है, मीथेन, ठीक है, अगर एक एटम है, अगर एक है तो मीथेन, अगर ये दो होते हैं तो इथेन, ठीक है, इस तरह से आपका चलता है, तीन होते हैं प्रोपेन, चार होते हैं तो ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, तो ये आपका अगर केमिस्ट्री में होता है बेसिकली, लेकिन फिर भी मैंने आपको नाम लिखना सिखा दिया क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है, और जो हमारे काम का है तो वो चीज़ हम पढ़ते चलेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। चलिए, और तीसरा लास्ट आपका बचता है R134, ठीक है, लास्ट में आपका कौन सा रेफ्रिजरेंट बचता है, ये आपका यहाँ पर बचा है R134, ठीक है, तो लास्ट में हम जानेंगे R134 के बारे में। तो लास्ट में हमारा बचा R134, और R134 के अगर केमिकल फॉर्मूले की हम बात करेंगे तो ये आपका है C2H2 और साथ में क्या है F4, ठीक है, C2H2F4, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जहां पर भी कार्बन का एक एटम था वहां पर हमने लिखा मीथेन। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कार्बन एटम है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के दो एटम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इथेन लिखेंगे, ठीक है, चलिए तो मैं ही लिख कर दिखा देता हूँ इसका नाम क्या होगा। तो बच्चे अगर इसके नाम की हम बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन के चार एटम है तो हम लिखेंगे टेट्रा फ्लोरो, ठीक है, चार के लिए लिखा जाता है टेट्रा, जब चार एटम होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं टेट्रा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार के लिए टेट्रा, चार के लिए टेट्रा, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिख देंगे, टेट्रा फ्लोरो, ठीक है, और कार्बन के यहाँ पर दो एटम है तो इसे हम लिखेंगे इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन ही आएगा, अगर डबल बॉन्ड होते तो यहाँ पर आ जाता है इथीन, ठीक है, तो टेट्रा फ्लोरो इथेन R134 क्या हो गया, टेट्रा फ्लोरो इथेन, ठीक है, तो R11 R12 R22 R134 ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन पर जितने भी बॉन्ड आते हैं ये सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो R11 हो गया ट्राईक्लोरो फ्लोरो मीथेन, R12 हमारा हो गया डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, ठीक है, CHF2Cl, यानी कि R22 हमारा हो गया कार्बन क्लोरीन एटम एक, तो मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो, ठीक है, मीथेन, और लास्ट में हमारा R134 क्या हो गया, टेट्राफ्लोरो इथेन, ठीक है, तो ये सब इनके हो जाते हैं केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूले, ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताइएगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेरी गुड। हाँ, अनसैचुरेटेड इतना इम्पोर्टेंट आपका है नहीं, ठीक है, लेकिन एक फिर भी छोटा सा एक दो क्वेश्चन उस पर मैं आपको करा दूंगा ताकि आपको रिलेट करने में आसानी रहे, बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आपके केस वन यानी कि सैचुरेटेड कार्बन से ही आते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जामिनर किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, तो बच्चे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, ठीक है, केस सेकंड की तरफ, और केस सेकंड में मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, क्या होता है, व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब प्रशीतक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है, तो जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले यूज किए जाते हैं इसके लिए, तो डिफरेंस आप देख ही सकते हो दोनों फॉर्मूले में क्या था, ठीक है,
वहां पर फर्स्ट डिजिट, ठीक है, वहां पर क्या था, यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अगर दोनों में डिफरेंस की बात करोगे तो वहां पर 0 था, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर +2 है, ठीक है, वहां पर +2 था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसका, C2H4, ठीक है, C2H4, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हमारे पास है, तो इसका हमें नंबर बताना है कि इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेंट दिस दिस दिस, ठीक है, यानी कि हमें लास्ट वाला स्टेप गिवन है और हमें इस केस में फर्स्ट स्टेप निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर हमें निकालना है कि यह कौन सा रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, हम पहले लिखेंगे CHFCl, ठीक है, MnPq के साथ, और कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, और MnPq की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा CHF और Cl, ठीक है, यहाँ पर M, यहाँ पर N, यहाँ पर P और यहाँ पर Q, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला गिवन है, इससे हमने इसे कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर M की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, N की वैल्यू जो है ये 4 है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है कि फ्लोरीन के 0 एटम है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर है कि फ्लोरीन के 0 एटम है और क्लोरीन के भी क्या है, 0 एटम है, ठीक है। तो डायरेक्टली कंपैरिजन करने पर हमने यहाँ पर जो P की वैल्यू निकाली, ये हमारी आती है निकलकर 0, और जो Q की वैल्यू हमने निकाली, ये भी हमारी आती है निकलकर 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर MnPq की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमने लिखा, और ये बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है R1 M-1 N+1 और साथ में क्या है P, ठीक है। वैल्यू ऑलरेडी हम सभी की निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया R1, ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट की, तो 2 - 1, ठीक है, फिर हमने ये वैल्यू पुट की 4 + 1, और फिर हमने P की वैल्यू पुट की सीधा 0, ठीक है। तो हमें क्या मिला, R1150। इस तरह से अनसैचुरेटेड के केस में भी हम इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे, जहां पर डायरेक्टली इन लिखा होगा, अगर कोई केमिकल नेम आपको दे रखा है, ठीक है, और उसमें लास्ट में इन लिखा हुआ है, तो इस इन का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, यानी कि ये आपका अनसैचुरेटेड का केस होगा, ठीक है। अगर एन लिखा हुआ है तो एन वर्ड से ही हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सैचुरेटेड का केस है। अगर इन वर्ड लिखा हुआ है तो हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केस होगा, ठीक है। बाकी इसमें इससे ज्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इससे लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, या इवन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक एक बार देखिएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने केस थर्ड की तरफ। यहाँ तक एक बार देखो, फिर हम लोग बढ़ेंगे केस थर्ड की तरफ। चलिए, तो बच्चे केस वन में हमने देखा जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन रहेंगे, ठीक है। अब ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। केस थर्ड बच्चे यहाँ पर होगा, ठीक है, जब हाइड्रोजन और कार्बन की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, यानी कि अकार्बनिक यौगिक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो केस थर्ड आपका जो है, केस थर्ड आपका है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, यानी कि अकार्बनिक यौगिक के लिए, ठीक है। तो जब प्रेषितक अकार्बनिक यौगिक होता है, व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज
इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो उस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये आपका हो जाता है R700 प्लस मोलिकुलर वेट, ठीक है। उस केस में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है ये हो गया पानी, यानी कि H2O। जो H2O है आपका ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आपको याद रखने हैं क्या, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको बताया, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट यहाँ पर है H2O यानी कि पानी, ठीक है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा अगर हम बात करें यानी कि NH3 अमोनिया, ठीक है। फोर्थ हम बात करें तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, H2O, CO2, NH3, ठीक है, SO2, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा एयर की भी बात कर लेता है, ठीक है। हवा जो होती है आपकी, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए, तो H2O का मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है। H2O है आपका वाटर यानी कि पानी, ये आपका हो गया वाटर यानी कि पानी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया अमोनिया। तीसरा आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अमोनिया। थर्ड वन इज द अमोनिया एंड फोर्थ वन इज द सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा वो हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया है फिफ्थ वन इज द एयर, आपकी जो हवा है यह भी क्या है, यह भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो फर्स्ट केस था हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है, यानी कि जिसमें कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा, कुछ इस तरह के होते हैं। फिर हमने इसके बाद देखा केस सेकंड फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द थर्ड केस इज फॉर व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अगर इस एग्जांपल की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा पानी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 यानी कि अमोनिया है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, एंड द लास्ट वन इज द एयर यानी कि हवा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बच्चे इनके नाम की बात हो गई। फिर बात आती है कि इन्हें इस तरह से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो बच्चे इन रेफ्रिजरेंट को लिखने का जो कोड हम करते हैं ये R, ठीक है, R फॉर रेफ्रिजरेंट। फिर हम लिखते हैं 700 सीरीज, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्टार्टिंग का जो नंबर होता है ये कौन सा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये 700 होता है। फिर इसके साथ में इनका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मैं ये आपको लिखकर दिखाता हूं, तब आपको और अच्छे से इसकी समझ होगी, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके सारे एग्जाम्पल लिखने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर पानी की ही बात करेंगे, ठीक है, H2O की। और H2O का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले हमें H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, ठीक है। और आपको पता है हाइड्रोजन को लिखा जाता है 1H1, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो होता है यही क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन को लिखा जाता है ये लिखा जाता है 8O16, ठीक है। और ये 16 क्या होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 1 होता है, और एक ऑक्सीजन एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 16 होता है, ठीक है। अगर टोटल पानी की हम बात करेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है H2O, ठीक है।
टू मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, ठीक है। 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक का भार कितना है, 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन एटम का भार कितना है, 16 है। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। तो हमें मिला कि जो पानी है, जो H2O है, ठीक है, इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आता है ये 18 होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसे हम लिखेंगे किस तरह से। तो इसे लिखा जाएगा R700, ठीक है। इसे लिखने का जो तरीका होगा ये क्या होगा, R फॉर रेफ्रिजरेंट, ठीक है, 700 प्लस इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 18, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया R718। तो R718 इस तरह का जो नंबर यूज किया जाता है वो हम यूज करते हैं पानी के लिए, ठीक है। तो मैं H2O बोलूं, मैं पानी बोलूं या R718 बोलूं, तो इन दोनों का एक ही मतलब होगा, ठीक है। R718 के बाद हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें जानना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के लिए। चलिए तो चलते हैं CO2 के पास। चलिए, तो सेकंड यहाँ पर हमारा क्या है, सेकंड हमारा यहाँ पर है CO2, और CO2 भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा, फिर हमें निकालना है इसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए बच्चे क्या है हमारे पास, 6C12, ठीक है। यानी कि एक कार्बन एटम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12। इसी तरह 8O16, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 16, ठीक है। तो अगर हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 हमारा क्या हो जाएगा, CO2 हमारा हो जाएगा एक कार्बन एटम यानी कि 12 प्लस तो ऑक्सीजन एटम इंटू 2 इंटू 16, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है। और ये टोटल हमारा निकल कर आएगा 44। फिर बात आती है कि इसे लिखेंगे हम किस तरह से। तो इसे लिखने का तरीका वही होगा, R700 प्लस 44 यानी कि R744। जो हम यूज करेंगे ये हम यूज करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट अगर हम थर्ड वन की बात करेंगे तो तीसरा हमारा होगा NH3। NH3 बोले तो अमोनिया। तीसरा हमारा हो जाएगा NH3। NH3 बोले तो ये हमारा हो जाएगा अमोनिया। NH3 यानी कि अमोनिया। फिर सबसे पहले हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, ये हमारा हो जाएगा 7N14, ठीक है। और हाइड्रोजन 1H1, ठीक है। तो NH3 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, NH3 का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें, NH3 का अगर मॉलिक्यूलर वेट हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, NH3 इज इक्वल टू 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज टोटल 17, ठीक है। अब इसे लिखा किस तरह से जाएगा, R700 प्लस 17 इज इक्वल टू R717। और R717 हमारा हो जाएगा किसके लिए, अमोनिया यानी कि NH3 के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने H2O यानी कि पानी के लिए देखा, फिर हमने CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखा, ठीक है। और फिर तीसरा हमने देखा NH3 यानी कि अमोनिया के लिए, ठीक है। फोर्थ वन हमारे बच्चे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर हमारा बचा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड के बाद फिर हमारा बचता है एयर यानी कि हवा, ठीक है।
अब हवा का निकालना आसान है, ठीक है। चलिए, फिर हमारा बचता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। एक बार लिख कर देखो आप, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कैसे लिख सकते हो। 32, बिल्कुल सही, ठीक है। सल्फर क्या होता है? सल्फर होता है 16S32, ठीक है, 16S32। सल्फर आपका होता है 16S32। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर बोले तो 16S32, ऑक्सीजन हो गया 8O16। आगे तो आसान है, ठीक है, अब थोड़ी ना कुछ बचा है। तो SO2 का अगर मोलिकुलर वेट आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? SO2 का मोलिकुलर वेट इस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो 32 सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के 2 इंटू 16, तो ये टोटल हो गया 64, ठीक है। अब इसे किस तरह से लिखोगे? R 700 प्लस 64, तो ये आपका हो जाएगा R 764, ठीक है। चलिए, फिर लास्ट में बच्चे हमारा बचा एयर, ठीक है। अब एयर की अगर हम बात करेंगे तो एयर आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये मैं अलग से लिख देता हूं। अगर एयर की आप बात करोगे तो एयर आपका होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। एयर जो है, एयर का एयर का जो मोलिकुलर वेट होता है, एयर का जो मोलिकुलर वेट होता है, जो मोलिकुलर वेट होता है, ये हम स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि एयर किसी एक गैस से मिलकर नहीं बनी है, ठीक है। एयर किसी एक गैस से मिलकर नहीं बनी हुई है, एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। एयर क्या है? एयर गैसों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसीलिए कोई एक सिंगल मोलिकुलर वेट हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, एस्टो का निकालने के लिए क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समेशन ले रहे हो, ठीक है। इसी तरह जो एयर होती है, यह अलग अलग गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। यह अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है, ठीक है। यह अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिश्रण होती है। जो एयर है, एयर कोई एक सिंगल गैस नहीं है, यह आपकी अलग अलग गैसेस का मिश्रण होती है, ठीक है। तो इसीलिए एयर का जो मोलिकुलर वेट होता है ये आपको याद रखना है। और एयर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? ये होता है 29, ठीक है। एयर का जो मोलिकुलर वेट होता है ये होता है 29, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? इसके लिए फॉर्मूला आएगा R, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? 700 प्लस इसका मोलिकुलर वेट 29, तो एयर के लिए कितना हो जाएगा? एयर के लिए हो जाएगा R 729, ठीक है। एयर के लिए कितना हो जाएगा? R 729, ठीक है। तो एयर के जो रिजल्ट हैं ये थोड़े स्टैंडर्ड हैं। रीजन क्या है कि जो एयर होती है यह किसी एक गैस का मिश्रण नहीं है, एयर अलग अलग गैसों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका मोलिकुलर वेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उससे निकालते हैं। और निकालने के बाद जो मोलिकुलर वेट निकल कर आता है ये इसका 29 निकल कर आता है, ठीक है। तो एयर के लिए डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? 700 प्लस 29, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 729, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किसके लिए? ये आपको याद रखनी है एयर के लिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं दिखा देता हूं अभी हमने इनऑर्गेनिक में क्या क्या देखा है, ठीक है। चलिए, तो इनऑर्गेनिक में बच्चे मैंने अभी तक आपको बताया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एज ए रेफ्रिजरेंट भी हम यूज करते हैं, तो पानी का यूज किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, NH3 यानी कि अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है,
SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ एयर यानी कि हवा का इस्तेमाल भी बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, चलिए इनका जो रेफ्रिजरेंट का नेम होता है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 700 में इनका मॉलिक्यूलर वेट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पानी के लिए हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला। ठीक है, और हमने देखा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 1 निकल कर आता है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 निकल कर आता है। ठीक है, और फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला पानी के लिए R718। ठीक है, इसी तरह हमने CO2 के लिए निकाला R744। ठीक है, इसी तरह बच्चे हमने NH3 अमोनिया के लिए निकाला R717। ठीक है, इसी तरह हमने SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए निकाला R764। ठीक है, और लास्ट में एयर मैंने आपको बताया कि इसके रिजल्ट थोड़े स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप बाकी के अगर भूल गए हैं, आप पानी का भूल गए हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड का भूल गए हो, आप अगर SO2 का भूल गए हो, ठीक है, तो वो वहां पर भी निकाल सकते हो। लेकिन मेरा तो यही सजेशन होगा सभी को कि सीधा याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम पेपर में नहीं होता कि आप वो सारी चीजें फिर से कैलकुलेट करो। ठीक है, हमने एक बार रिजल्ट निकाल लिया, वो ऐसा रिजल्ट है, हमेशा के लिए ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो फॉर फ्यूचर पर्पज हम उसे याद भी कर सकते हैं। भाई ये कोई समझदारी थोड़ी ना होगी कि आप वहां फिर से लिखो कि 8 और 16 ये 16 प्लस ये, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, टाइम बेकार करना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिएगा। लेकिन एयर का तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एयर का निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पहले से ही याद करके चलना पड़ता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पहले से ही याद रखना पड़ता है। ठीक है, और ये होता है 729। तो ये कहानी होती है बच्ची आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। चलिए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हमारा जो आता है लास्ट में आता है केस 4। और केस 4 क्या होता है, एजोट्रोप। लास्ट में हमारा आता है एजोट्रोप्स। ठीक है, तो केस 1 हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, केस 2 हमने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, केस 3 हमने देखा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक के लिए। लास्ट में आता है केस 4, एंड केस 4 इज फॉर द एजोट्रोप्स। अब बात आती है कि एजोट्रोप्स होते क्या हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि एजोट्रोप्स होते क्या हैं, दूसरा इन्हें किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चे सबसे पहले अगर एजोट्रोप्स की हम बात करें, ठीक है, तो एक ही रेफ्रिजरेंट में दो रेफ्रिजरेंट के गुण डालने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हमारे पास दो रेफ्रिजरेंट है, उनका एक मिश्रण तैयार करते हैं। ठीक है, तो जहां पर दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट को हम मिलाते हैं एक दूसरे में, और एक नया रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है, इसे बोला जाता है एजोट्रोप्स। ठीक है, तो यह प्रशीतकों का मिश्रण है जो शुद्ध पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि यह कोई एक सिंगल रेफ्रिजरेंट नहीं होगा। एजोट्रोप्स बनाए जाते हैं दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट को मिलाकर। ठीक है, एक रेफ्रिजरेंट हमने ए लिया, एक हमने बी लिया, इन दोनों को मिला दिया, और एक नया रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है सी। ठीक है, इन्हें लिखने का क्या तरीका होता है, इन्हें लिखा जाता है R500+। ठीक है, इसमें कुछ जोड़कर लिखा जाता है, यानी कि इनकी जो डेजिग्नेशन स्टार्ट होती है ये होती है 500 से शुरू। जैसे आपने अभी देखा हमारे पास जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट थे उनकी डेजिग्नेशन किससे स्टार्ट हुई, उनकी डेजिग्नेशन स्टार्ट होती है 700 से। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एजोट्रोप्स की, इनकी डेजिग्नेशन स्टार्ट होती है 500 से। ठीक है, 700 फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड 500 फॉर एजोट्रोप्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलिए, क्या है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विच बिहेव्स लाइक ए प्योर सब्सटेंस, देयर डेजिग्नेशन आर स्टार्टेड विद R500। ठीक है, ये प्रशीतकों का मिश्रण है जो शुद्ध पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, इनके पदनाम की शुरुआत R500 से की जाती है। ठीक है, 500 में कुछ जोड़कर इन्हें लिखा जाता है। तो ये आपके होते हैं एजोट्रोप्स। ठीक है, तो बच्चे आज की कहानी को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कराने में टाइम लगेगा और आपकी पूरी क्लास उसमें लग जाएगी, और इट्स ऑलरेडी 3 पहले ही बज चुके हैं। तो ऐसे करते हैं कि आज के लिए इतने रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमें जो करना है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि क्लास के स्टार्टिंग में, कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें
पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और बाद में फिर हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं इसमें और कौन कौन से रेफ्रिजरेंट हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सेम वही कहानी की आपके लिए 1.5 से 2 मिनट दी जाएंगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आप आंसर करोगे, फिर मैं क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कराऊंगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए। तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। एक बार दिखा देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। आज की कहानी का समापन फिर हम यहीं पर कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चे आज मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि R134, ठीक है, जो होता है इसमें क्लोरीन एटम बिल्कुल भी नहीं है, तो इस रेफ्रिजरेंट को जाना जाता है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ओजोन होती है ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है, और अगर ओजोन लेयर बेकार हमारी हो जाती है, ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक नहीं पाती है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चे हमने बात की कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इनका केमिकल फॉर्मूला होता है और केमिकल फॉर्मूले से इनका केमिकल नेम हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके मैंने आपको बताए कि कैसे कैसे इनका केमिकल नेम लिखा जाता है। जैसे CFCl3 की हम बात करेंगे, ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन। CF2Cl2 की बात करोगे तो ट्राई क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। CHF2Cl की बात करोगे, मोनोक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। C2H2F4 की बात करोगे तो टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो जितने भी वर्ड होंगे सबके बाद में क्या आएगा, एन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन। यहाँ पर भी क्या है, एन। यहाँ पर भी क्या है, एन। यहाँ पर भी क्या है, एन। ठीक है, तो कभी कभी नाम देकर आपसे पूछ लेगा कि ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो एन देखकर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे, ये हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए, फिर बच्चे हमने देखा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ये फॉर्मूले जो होते हैं ये सभी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हैं। एक एग्जाम्पल हमने देखा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल हमारा निकल कर आया, और इन इनके बाद में होता है। ठीक है, जैसे इथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर बच्चे हमने तीसरा देखा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है। तो R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में H2 यानी कि पानी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 यानी कि अमोनिया, और SO2 हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर हमने निकाला पानी के लिए R718, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए R744, NH3 के लिए R717, SO2 के लिए R764, और लास्ट में एयर के लिए हमारा निकल कर आया R729। ठीक है, चलिए, फिर हमने जाना एजोट्रोप्स क्या होते हैं। इन्हें स्टार्ट करते हैं 500 से, और दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट को मिलाकर हम बनाते हैं एजोट्रोप्स। ठीक है, हमारे पास A रेफ्रिजरेंट था, हमारे पास B रेफ्रिजरेंट था, हमने दोनों को मिलाया, एक नया रेफ्रिजरेंट हमें मिला जिसे हम कहते हैं एजोट्रोप। चलिए, तो यहाँ तक एक बार मुझे बताइएगा, कोई भी आपका डाउट है पिछली क्लास में या आज की क्लास में, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अदरवाइज आज की कहानी को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, और कल हम मिलेंगे तो पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर दैट थ्योरी वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है। वेरी गुड, चलिए, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए बाय, फिर मिलते हैं कल।